देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राशुका। और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने शपथ ग्रहण के बाद जल्दी ही बांग्लादेश पर शिकंजा कस दिया है। आपको याद होगा, ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर चिंता दिखाई थी। बांग्लादेश सरकार पर निशाना उन्होंने साधा था। कुछ लोग मान रहे थे कि ट्रंप की वापसी से यूनुस की मुश्किल जो है और ज्यादा बढ़ेंगी, और ठीक यही हुआ। एक बहुत बड़ी रकम जो अमेरिका बांग्लादेश को मदद के नाम पर देता था, अब बंद हो गई है। ट्रंप के इस आदेश से बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, जो पहले से ही बहुत बुरी स्थिति में है। आज आपको ट्रंप के फैसले के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे बांग्लादेश में आईएसआई की साजिश की। खबर है कि बांग्लादेश में मौजूदा आर्मी चीफ को हटाने की साजिश हो रही है, और ये हो रहा है पाकिस्तान की शह पर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में एक नया संकट खड़ा हो सकता है। आज बांग्लादेश में चल रही साजिश के बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। साथ ही साथ बात होगी उत्तरी गाजा में लौट रहे लोगों की, जो जंग खत्म होने के बाद लाखों की तादाद में अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बड़े झटके के साथ। बांग्लादेश को मिले इस झटके से जो मिला है ट्रंप की ओर से। हफ्ते भर पहले ट्रंप ने शपथ ली, और जब राष्ट्रपति बनते ही उनकी वक्र दृष्टि यूनुस सरकार पर पड़ गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर ट्रंप ने यूनुस को चेताया था, मगर उन्होंने सुना नहीं। अब अमेरिका ने विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली भारी भरकम रकम रोक दी है। ऐसा फैसला उन्होंने लिया है। तय है कि इसके बाद बांग्लादेश की हालत खराब होगी। रिपोर्ट देखिए। इस बात की चर्चा यूं ही नहीं थी कि ट्रंप जैसे ही कुर्सी संभालेंगे बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर शिकंजा कसने लगेगा, और हुआ भी ठीक यही है। 20 जनवरी को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और हफ्ते भर के अंदर बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। ये झटका जोर का है। यूनुस सरकार को जोर से ही लगने वाला है, क्योंकि चोट सीधे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी, और खस्ता हाल बांग्लादेश इस वक्त ये मार झेल नहीं पाएगा। ट्रंप सरकार ने रविवार को बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूसेड ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने का आदेश जारी किया है। यूसेड की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा गया है कि हम सभी यूसेड भागीदारों को आदेश दे रहे हैं कि वो यूसेड और बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी जाने वाली सब्सिडी, सहकारी समझौते और दूसरे सहायता कार्यों को तुरंत बंद या सस्पेंड कर दें। आपको बता दें कि सहायता बंद करने वाले देशों की फहरिस्त में अकेले बांग्लादेश नहीं, इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार से इसराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। खबर है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाली स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। मगर बांग्लादेश को मदद करने वाले फैसले पर यूनुस सरकार को लेकर ट्रंप का सख्त रुख नजर आता है। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला था, और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सवाल उठाए थे। तब ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, वहां अराजकता का माहौल है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने यूनुस के साथ अपने देश की डेमोक्रेट सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया था। माना जाता है कि यूनुस अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक हैं। करीब 4 महीने जब वो यूएनजीए की मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे, तब तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें गले लगाया था। लेकिन साफ है कि ट्रंप का फोकस बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले पर है। अमेरिकी सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद रोककर उन्होंने यूनुस को मैसेज दे दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका की यूसेड एजेंसी
पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के लिए मदद देती है। इसका मकसद लोकतंत्र को बढ़ावा देना और गरीबी कम करना है। ये एजेंसी सरकारों, NGO, प्राइवेट सेक्टर्स और लोकल के साथ मिलकर काम करती है, जिसके लिए अमेरिकी संसद से पैसा मिलता है। ये हेल्थ एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र और आपदा में मदद करती है। अमेरिकी नीतियों को बढ़ावा देने के साथ ही ये एजेंसी अलग अलग समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाती रही है। पर अब ट्रंप के सख्त रुख से बांग्लादेश के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ट्रंप ने जो भी सहायता भी दी है, ये साउथ एशिया का जो रीजन है, जहां पर बाकी मुल्क भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, खासतर तौर पर इस्लामिक ताकतें लगी हुई हैं और उन ताकतों को चाइना से भी बढ़ावा मिल सकता है इस एरिया में। तो अगर देखा जाए तो इस सहायता के बदले में ये हो सकता है और काफी हद तक संभव है कि यूनुस बाकी मुल्कों की तरफ देखे हेल्प करने के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना। तो सहायता रोकने से मुझे कुछ फायदा नजर नहीं आता है, बस खाली यही लगता है कि बांग्लादेश और एक दूसरे खेमे में चला जाएगा। जानकार मान रहे हैं कि बांग्लादेश का आर्थिक मॉडल बुरी तरह से विफल हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने साल 2024-25 के लिए बांग्लादेश के GDP ग्रोथ का पूर्वानुमान 0.1% कर दिया है। देश में महंगाई दर 10% के करीब पहुंच गई है। ऐसे में जब अमेरिकी मदद मिलनी बंद हो जाएगी तो बांग्लादेश भुखमरी की कगार पर पहुंच सकता है। हालांकि यूनुस खुद अर्थशास्त्र के जानकार हैं, पर उनके दौर में देश का बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। करेंसी की वैल्यू में भी लगातार गिरावट आ रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में जहां कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, अर्थव्यवस्था दिन ब दिन कमजोर हो रही है। असल में पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था शेख हसीना सरकार के जाने के बाद लड़खड़ा गई। काम धंधे, व्यापार सभी पर असर पड़ा है। एक रिपोर्ट बताती है कि कपड़ा उद्योग में बादशाहत रखने वाले ढाका से बड़े ब्रांड निकलना चाहते हैं। भारत से व्यापार लगातार घटने की वजह से लोकल व्यापारियों पर असर पड़ा है। एक आंकड़ा है कि तख्ता पलट होने के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आर्थिक संकट की वजह से यहाँ उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं। आशंका है कि बांग्लादेश की बड़ी आबादी को भयंकर अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में जब अमेरिका से पैसा नहीं जाएगा तो यूनुस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। किसी भी देश के ऊपर अगर हम रिकॉर्ड देखें, आर्थिक सहायता रोकने के बाद में असर इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि वो बिल्कुल ही आर्थिक रूप से डूब जाए या बहुत ज्यादा मुश्किलें खत्म हो। कहीं कहीं चीजें रुकावट में आ जाती हैं, जो प्रोजेक्ट चल रही हैं वो हो जाता है। और बांग्लादेश को जो मदद है USA की तरफ से, वो ज्यादातर प्रोजेक्ट टाइड है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिल रहा है, वहां से मदद मिल रही है, तो वो प्रोजेक्ट अरसे के लिए रुक जाएंगी या काम नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझको नहीं लगता कि आर्थिक तौर पर और कोई ज्यादा असर इसके ऊपर होगा बांग्लादेश के ऊपर। दिलचस्प बात यह कि एक और जहां बांग्लादेश भारत से दूरियां बना रहा है, वहीं अपने हालात ठीक करने के लिए पाकिस्तान के करीब जा रहा है। समंदर के रास्ते जहाज पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने लगे हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों को भी आसान कर दिया गया है। और खबर ये भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने का फैसला भी किया है। दोनों देशों के दरमियान साल 2018 से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को लगता है कि डायरेक्ट फ्लाइट से टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में व्यापार भी बढ़ेगा। मगर सवाल है कि पाकिस्तान, जो खुद इस वक्त अपने वजूद के लिए दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर है, वो बांग्लादेश की मदद भला क्या कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ट्रंप सरकार ने इजरायल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर सभी विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है पूरी तरीके से। इसमें यूक्रेन जैसा देश भी शामिल है, जिसे बाइडेन के दौरे में मोटी रकम मिलती थी। बांग्लादेश भी मदद के इन पैसों पर निर्भर था। जाहिर सी बात है वहां हालात बेहतर होंगे, लेकिन बांग्लादेश के हालात वैसे भी अब गड़बड़ हो चुके हैं। खबर है कि वहां की कट्टरपंथी ताकतें मौजूदा आर्मी चीफ का तख्ता पलट करना चाहती हैं। इसके लिए साजिश हो रही है।
अगर ऐसा हो जाता है तो हिंसा का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिसमें सेना भी शामिल हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। तारीख थी 5 अगस्त 2024, जब ढाका सुलग रहा था। बड़ी तादाद में छात्रों की भीड़ सड़कों पर थी और आशंका थी कि कुछ ही देर में उपद्रवी प्रधानमंत्री के आवास में घुस सकते हैं, और हुआ भी यही। मगर उससे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर से ढाका छोड़ दिया था। जिस शख्स ने ऐन वक्त पर उन्हें ढाका छोड़ने की सलाह दी थी और जिसने मदद की थी, वो कोई और नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान थे। मगर अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी शेख हसीना की मदद करने वाले वकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। चर्चा गर्म है कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार उज जमा को हटाया जा सकता है। मतलब ये कि बांग्लादेश में दूसरे तख्तापलट की साजिश रची जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की तैयारियों में जुटे हैं और इस साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि फैजुर रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रमुख और उसके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। इसके साथ ही वो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी BGFI से समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बताते हैं कि वकार उज जमान को लेकर सेना में क्यों गोलबंदी शुरू हो गई है। आर्मी चीफ जनरल वकार सेना में पिछले 39 साल से हैं। बांग्लादेश सैन्य अकादमी से ग्रेजुएशन किया और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश से डिफेंस स्टडी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से डिफेंस स्टडी में MA की डिग्री ली। नवंबर 2020 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में प्रमोशन दिया गया था। 23 जून 2024 को वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने। जाहिर है वो शेख हसीना के काफी क्लोज रहे। यहाँ तक कि उनकी शादी शेख हसीना के रिश्तेदार से हुई। उनकी पत्नी सराहनाज शेख हसीना के चाचा की बेटी है। शायद यही वजह थी कि भारत की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए शेख हसीना ने उन्हें सेना की कमान दी थी। तब माना जाता था कि वकार का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है, मगर शेख हसीना ने जून 2024 में अपने रिश्तेदार पर भरोसा जताया और 2 महीने के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। यूनुस की अंतरिम सरकार और आर्मी चीफ का तालमेल अभी तक ठीक रहा है, मगर शायद कट्टरपंथी ताकतों को लगता है कि अगर देश में अवामी लीग और शेख हसीना की वापसी होती है तो आर्मी चीफ का सपोर्ट उन्हें मिल सकता है। यही नहीं, वकार का रुख भी भारत के प्रति नरम है। अभी कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता रोजी रोटी का है। हम कई मायनों में भारत पर निर्भर हैं। भारत को भी हमसे फायदा हो रहा है। हम उनसे बहुत से उत्पाद खरीदते हैं, इसलिए बांग्लादेश स्थिर रहे, ये भारत भी चाहता है। पर लगता है कि वकार का भारत के प्रति सॉफ्ट रुख बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा। कट्टरपंथी इस्लामी रुख वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान इसलिए साजिश में जुटे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहिनुल हक और मेजर जनरल मोहम्मद मुइन खान का नाम भी इस साजिश में सामने आ रहा है। जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी की शह पर इस तख्ता पलट को अंजाम देने की योजना है, ताकि बांग्लादेश में पूरी ताकत से भारत विरोधी साजिश की जा सके। अभी ISI का डेलीगेशन ढाका से वापस लौटा है हफ्ते भर पहले। तो अब वहां पर जब गए हैं तो उनका कुछ तो मकसद होगा वहां पर। और सुना ये जब खबरों में ये भी है कि जो वहां के जो दूसरे एक उच्च अधिकारी हैं बांग्लादेश के आर्मी के, उन्होंने जो है बांग्लादेश के डेलीगेशन को लीड किया था ISI से मिलने के लिए। तो काफी हद तक ये हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है कि पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर आर्मी के चीफ वो उनसे अलाइंड हों। और जो आर्मी चीफ हैं वो अलाइंड उनसे नहीं है, वो सेंट्रिस्ट है। वो
उनका भारत की तरफ भी झुकाव है, जबकि आपने देखा होगा जब तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना को भागना पड़ा था। कुछ लोगों का मानना है कि उनके भागने में भी मदद मिली थी, जो आर्मी की चीफ है अभी। तो रवैया भारत के लिए अच्छा है। अगर तख्ता पलट होता है किसी वजह से और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो अभी है वो हटते हैं, तो भारत के लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बांग्लादेश में सियासी और सैन्य उथल पुथल का लंबा इतिहास रहा है। कई बार ऐसा हुआ जब सेना ने सरकार पर कब्जा रखा। हालांकि मौजूदा आर्मी चीफ सियासत में हस्तक्षेप नहीं चाहते, मगर हो सकता है ISI अब वहां एक ऐसा कठपुतली आर्मी चाहती हो जो पाकिस्तान के लिए काम कर सके। हाँ, पर यह जरूर है कि अगर इस वक्त सैन्य तख्ता पलट होता है तो बांग्लादेश की हालत नाजुक हो सकती है। अंतहीन हिंसा और हंगामे की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बांग्लादेश के बाद अब चलिए बात करते हैं उत्तरी गाजा में महीनों बाद लौटी खुशियों की। इजराइल ने 15 महीने बाद हजारों फिलिस्तीनियों को गाजा के उत्तरी इलाके में लौटने की इजाजत फाइनली दे दी है। परमिशन मिलते ही हजारों लोग जो पिछले कुछ दिनों से घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। खबर है कि नेज़रिम कॉरिडोर के खुलने के 2 घंटे के भीतर 2 लाख विस्थापित फिलिस्तीनी पैदल गाजा की सीमा में घुसने में कामयाब हुए। 2 घंटे के बाद जब गाड़ियां जाने लगीं तो लोगों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई। सीजफायर डील के तहत यह तय हुआ था कि इजराइल 25 जनवरी से उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को लौटने का अब अनुमति देगा। हालांकि एक बंधक की वजह से इसमें 2 दिन की देरी जरूर हुई, मगर अब जो है घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। असल में इजराइल ने हमास जंग शुरू होने के बाद गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली कर दिया था। इसके बाद 10 लाख से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा के दक्षिणी गाजा की तरफ चले गए थे। इसके बाद इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा को सील कर दिया था पूरी तरीके से, और इसके साथ ही कैदियों और बंधकों को रिहा करने का सिलसिला भी जारी है। सीज फायर समझौते के तहत इस हफ्ते हमास इजराइल के 6 नागरिकों को रिहा करेगा। इन्हें 3-3 के 2 बैच में गुरुवार और शनिवार को रिहा किया जाएगा। इसके बदले ही इजराइल ने नॉर्थ गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को वापस लौटने की अनुमति दे दी है। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी से सीज फायर शुरू हुआ है। सीज फायर का पहला फेज 42 दिन का है। इस दौरान देखिए इजराइल के सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके एवज में इजराइल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजराइल ने अभी तक 200 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर दिया है। जब ये कैदी लौटे तो गाजा में खुशियां लौट आई। गाजा की सड़कों पर जश्न की ये तस्वीरें मुद्दतों के बाद लौटी हैं। इजराइल के साथ हुए युद्ध विराम के बाद बंधकों की रिहाई से रामल्लाह की गलियों में खुशियों ने दस्तक दी है। युद्ध की स्याह परछाई को पीछे छोड़ रामल्लाह की सड़कों पर लोग आने वाले वक्त का दोनों हाथ खोलकर स्वागत कर रहे हैं। ये नजारा उस वक्त का है जब इजरायली जेलों में बंद 200 फिलिस्तीनी कैदियों को लेकर बसें रामल्लाह पहुंची, तो वहां लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। किसी को अपने बेटे के लौटने की खुशी थी, तो कोई अपने पति को देखकर भावुक है। फिलिस्तीनी झंडे के साथ हजारों की तादाद में लोग भावनाओं के ज्वार में गोते लगाते सड़कों पर उतर आए। मासूम बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठकर इस पल की सुनहरी यादें समेटते नजर आए। युवा हो, महिला हो या फिर बुजुर्ग, हर किसी की आंखों में एक अच्छे भविष्य के चाहत की उम्मीदें नजर आ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि 19 साल बाद मैं अपने बेटे को गले लगाऊंगी। इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इन 200 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल ने रिहा कर दिया। इससे पहले हमास ने 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया था। करीब 15 महीने लंबे संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जगी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द कैदियों की अदला बदली पूरी होगी और विस्थापित लोग अपने अपने घरों में लौट पाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।